हम अभी 8th स्टैंडर्ड का साइंस का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड, तो अपना जो अर्थ है उसी को हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गॅनिझम। ठीक आहे। नमस्कार मंडळी. धड्याच्या सुरुवातीलाच काही प्रश्न दिलेले आहेत, तर ते प्रश्नांचं आता उत्तर आपण सोडवूया इकडे. तर बघा, कॅन यू रिकॉल, ह्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट इज द हेरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. हेरार्की म्हणजे काय की एक विशिष्ट लेवल असते, कुठल्याही गोष्टीची एक लेवल असते. उदाहरणार्थ, जर मी तुम्हाला तुमचं गावाचं नाव विचारलं तर तुम्ही काय सांगाल? फक्त नाव सांगणार नाही, पूर्ण पत्ता सांगाल, बरोबर ना? म्हणजेच गावाचं नाव, मग आलं तालुका, तालुक्यानंतर आपण लिहितो जिल्हा, जिल्ह्यानंतर राज्य, राज्यानंतर देश. ठीक आहे, तर ही काय झाली, ही लेवल झाली. तर अशा प्रकारेच प्राण्यांमध्ये सुद्धा वर्गीकरण करताना आपण सुरुवातीला लिहितो किंगडम, मग लिहितो फायलम, मग लिहितो क्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक आहे, अशा प्रकारे त्याचं वर्गीकरण केलं जातं. तर ही क्लासिफिकेशन सिस्टम आपण फॉलो करतो. त्यानंतर दुसरा प्रश्न असा आहे की हू इन्व्हेंटेड द बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. तर त्यांचं नाव आहे सायंटिस्ट कार्ल लिनियस. ठीक आहे. तिसरा प्रश्न असा आहे की which level of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature. म्हणजे आपण बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिहितोय, त्याच्यामध्ये कोणती लेवलची हेरार्की आपण वापरतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की सुरुवातीला आपण किंगडम, फायलम लिहितो आणि शेवटी आपण सर्वात शेवटी लिहितो जीनस आणि स्पीशीज. ठीक आहे, तर जीनस आणि स्पीशीज ही लेवल आपण तिथे घेतो. जसं की उदाहरणार्थ मी दिलं की आंबा, आंबा हा हे झालं जीनस, आणि त्यातले स्पीशीज म्हणजे पायरी, लंगडा, केशर हे झाले स्पीशीज. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण हे 3 प्रश्न बघितलेले आहेत. या पुढचं तुम्हाला संकेत सर सांगतील आणि मी इथंच थांबतो, तुमची रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं उसमें से जो पहला पॉइंट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब उनमें बहुत से डिफरेंसेस है। तो अपने आप पे जैसे हम देखेंगे कि पेड़ पौधे वो अलग अलग प्रकार के हैं, किसी के पत्ते अलग है, किसी के फूल अलग है, हर जानवर एक दूसरे से अलग अलग है, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब अगर इतनी विभिन्नता है तो हमें उनको अलग अलग वर्गों में बांटना ही पड़ेगा, वरना उसके बारे में हमें पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम उन्हें वर्गीकरण करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ठीक है, हम टेक्स्ट बुक में पढ़ रहा हूँ अभी। लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू। अरे ओ भैया, सर जी, मानो या ना मानो, मुझे तो कल का सिखाया हुआ भी याद नहीं रहता, और आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हो. इरफान भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं हूं। इरफान भाई आप खबरदारी लीजिए, मैं जवाबदारी लेता हूं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन्स। अभी कौन बताएगा मुझे जोग्राफिक रीजन मतलब क्या है? सर इसका आंसर मेरे को आता है। कैसा है कि ये साइंस में कैसे साइंटिफिक रीजन करके एक क्वेश्चन आता है ना, वैसा ये ज्योग्राफी में ज्योग्राफिक रीजन करके एक क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन का आंसर देने का फिर आ गया सब कुछ, तो एकदम बराबर आंसर दिया कि नहीं मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सवाल है ना। ज्योग्राफिक रीजन मतलब क्या? रीजन है, रीजन और रीजन इसमें फर्क है कि नहीं? मतलब क्या आपने देखा कि कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे स्नो रीजन है, कहीं पे डेजर्ट है। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसे हम ज्योग्राफिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं फूड इंजेशन। ठीक है, कौन वो बताएगा इसके बारे में, फूड इंजेशन? अभी समझे? और कहा है ना कि फूड इंजेक्शन मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं और कुछ खा नहीं पाते, तब हम अस्पताल में रहते हैं और हमें इंजेक्शन से फूड दिया जाता है। मतलब सलाइन से जो फूड दिया जाता है ना, तो उसे हम फूड इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन और सलाइन वो अलग चीज है, वह इसमें आप ऐसा मत करो बेटा। तो फूड इंजेशन मतलब क्या? इंजेशन मतलब टेक इन, हम फूड को चबाते हैं, फूड को हम सॉलो करते हैं, वी ईट द फूड। तो कैसे? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे, उनका खाने का तरीका अलग होता है। अगर हम बटरफ्लाई देखा तो उसका
उसके ऊपर प्रोबोसिक्स होता है, उसके चोट जैसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। तो इट सक्स द नेक्टर। बर्ड्स देखे उनके बीक्स है, फिर हम एनिमल्स देखते हैं उनके जॉज है, उनके टीथ्स है, वैसे जैसे कि हमें कार्निवोर्स को देखिए उनके कैनाइन टीथ्स है। देखिए तो इंजेक्शन का अलग अलग उनका तरीका अलग है। प्लांट्स है वो आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो दूसरा है डिफेंस। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम जिससे लड़ाई करते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसे हम डिफेंस कहते हैं। माँ कसम। अच्छा धर्म जी, आप वो बोल रहे हैं वो अच्छी बात है, डिफेंस का मतलब ये सही है, एकदम एक नंबर। लेकिन कैसा है कि ये डिफेंस की हम साइंस में बात करें ना, जानवरों के अंदर किस तरह का डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिफेंस का मतलब क्या, अपने आप को किस तरह से बचाव करते हैं। तो कैसे बचाव करेंगे, वो किसके पास सिंग है, तो किसके पास नुकीले नाखून है, तो किसके पास जहरीले दांत है, तो किसके पास एक मजबूत कवच है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को बचाव करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। वाइल अडेप्टिंग many differences are observed in the organisms of same species too। मतलब जब वो इवॉल्व हुए, जब वो अडेप्ट हुए, तो ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज के उनमें भी हमें डिफरेंसेस नजर आए। जैसे कि अगर हम डॉग्स की ओर देखेंगे, किसका कलर अलग है, किसकी पूंछ सीधी है, किसी की टेढ़ी है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी के बाल घुंघराले है, किसी के बाल सीधे हैं। ठीक है, इस तरह मतलब एक ही स्पीशीज में हम अलग अलग तरह के वेराइटीज देखते हैं। बिल्ली के अंदर देखो कितने कलर नजर आते हैं। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट लाइन है उसके बारे में हमें मोदी जी बताने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2011 के गणना के अनुसार पूरे विश्व में कुल मिलाकर 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आंकड़ा कितना बड़ा है। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो 87 मिलियन स्पीशीज है वो कहाँ पे है? वो सी में है, वो एटमॉस्फेयर में है, वो जमीन पे है। तो आगे हम देखते हैं। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको सारे किताबें हिस्ट्री ज्योग्राफी के सबको अगर मैं मिलाकर एक ही किताब बनाता और मैं बोलता कि यही सिलेबस है, यही बुक है और ये इतनी बड़ी जाड़ी बुक आपको पढ़नी है, इसके ऊपर से कहीं से भी सवाल आ जाएगा, आपके लिए कितना कठिन हो जाता है ये पढ़ाई करना। कि एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया है कि इन सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। कि कैसे बांटा है? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से उनको बांटा गया। आप देखो 8 में आया, अभी साइंस है, 9 में जाओगे आप साइंस 1 साइंस 2, साइंस के 3 हिस्से बढ़ जाएंगे जब भी आप कॉलेज में जाओगे तब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। वैसे ही हम एनिमल्स के आपके ग्रुप सब ग्रुप्स बनाएंगे ताकि हमें उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें वो आसान हो। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन है उसका। मतलब ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम एनिमल्स को, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी रॉबर्ट विटेकर, इनके बारे में। एक्सक्यूज मी सर, मैं रॉबर्ट विटेकर के बारे में सब जानता हूँ। रॉबर्ट विटेकर एक क्रिकेटर के साथ साथ एक मराठी एक्टर भी थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, आगरकर, इस तरह से वो भी विटेकर थे। लेकिन उसके आगे लिखा है ही इज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ओह, आई एम रॉन्ग, गलती से मिस्टेक हो गई। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं। ओके, तो वो रॉबर्ट विटेकर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोलॉजी पे, जो एनवायरनमेंट पे स्टडी कर रहे हैं, इकोसिस्टम पे स्टडी कर रहे हैं, उनको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने 1969 में 5 ग्रुप बनाए। वो कौन से 5 ग्रुप है, ठीक है, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये जो 5 ग्रुप उन्होंने बनाए, तो किस हिसाब से बनाए? उनका कुछ क्राइटेरिया होगा कि नहीं? तो फर्स्ट क्राइटेरिया है जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ऊ सब्जी, ऊ प्रकृति और इकृति, ऊ 2 लड़की का नाम है, एक प्रकृति और इकृति। इकृति इकलौती है और बार बार रोती है, इसलिए उसका नाम इकृति रखा है। और वो प्रकृति, प्रकृति इकृति 2 लड़की का नाम है सब्जी।
नहीं बेटा, अरे आपने तो कुर्सी उकरूती है तो आपने नाम दे दिया उसको, ऐसा नहीं है बेटा। वो कैसा है कि कुछ सेल्स में सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स में सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं या तो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में कैसे है कि न्यूक्लियस की जगह पे वहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनली कम होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं उन्हें, ठीक। और यूकैरियोटिक जिसके सेल के अंदर ऑर्गेनलीज सभी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। अभी कौन से सेल ऑर्गेनलीज आपको याद है? आपने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। अभी सेकंड क्राइटेरिया है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अभी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है। छोटा है तो कितना छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, ठीक। हम यहाँ पे सेल को देखेंगे ऑर्गेनिज्म के, मतलब यूनिसेलुलर है या वो मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? अच्छा है, सेलुलर का मतलब क्या है? सेलुलर सर्विस जो हमें देता है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट प्रोवाइडर, जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, तो जिसके मोबाइल में सिर्फ एक नेटवर्क होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। मतलब एक सेल में एक नेटवर्क, एक मोबाइल में एक नेटवर्क। और मल्टीसेलुलर मतलब क्या है? जैसे कि एक मोबाइल में 2 सिम है, 2 से ज्यादा भी सिम है, तो 1 से ज्यादा नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। अच्छा है। नहीं नाना जी, आप माफ कीजिएगा लेकिन ऐसा आंसर नहीं है उसका। सेलुलर मतलब यहाँ पे सेल है, जो अब ये घड़ी का सेल नहीं है, ये जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, अपने टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, वो सेल है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लेना एक्सेट्रा। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल से बनी होती है, दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। तो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं आपको पता है, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फिर है फंगी, दे आर डिकम्पोजर। तो फंगी कैसे होते हैं, वो अपना खाना डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं डायरेक्टली। और एनिमल्स जो होते हैं वो रेडीमेड खाना लेते हैं। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑटोट्रोपिक, इसके नाम में ही आंसर है। ऑटो मतलब क्या? रिक्शा। जो भी रिक्शा चलाते हैं ना, उनकी कंपटीशन होती है और जो भी इस कंपटीशन में जीतता है उसे ट्रॉफी मिलती है और इसी को हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक, है ना? हाँ। नहीं अक्षय जी, ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो। तो वो कैसे बात है? बट बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस with the help of sunlight and carbon dioxide and water, for that purpose they are called as autotrophs. फिर फंगस जो है वो सैप्रोफाइटिक है। अभी इसके बारे में कौन बताएगा? अरे बेटा, सैप्रोफाइटिक का आंसर एकदम आसान है। सुपर में फाइटिंग हुई थी, इसी के ऊपर नाम दिया है सैप्रोफाइटिक, समझे? अरे नहीं ऐसा नहीं है। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, वो सैप्रोफाइटिक से यहाँ पे। और दूसरा है तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मतलब जो खाना अंदर लेते हैं। और हेटरोट्रॉपिक के बारे में अभी कौन बताएगा मुझे? अबे सर्किट, तेरे को हेटरोट्रॉपिक का मतलब नहीं मालूम क्या? आइसोटोपिक जिसको सब हेट करता है उसको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं अपना खाने के, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है। और अभी फोर्थ है जैसे कि लाइफस्टाइल के बारे में अभी कौन बताएगा? है लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, और इसी को तो लाइफस्टाइल कहते हैं। नहीं, वो तो आपकी लाइफ हुई ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है वो कैसी है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और फंगस है। तो प्लांट्स कैसे? प्लांट्स प्रोड्यूसर है, फंगस है, फंगस वो डिकम्पोजर्स है। फिर एनिमल्स वो कंज्यूमर है। अभी जो फिफ्थ क्राइटेरिया है उसका नाम है पैराजेनेटिक
रिलेशनशिप, इसके बारे में भी कौन बताएगा? जानी, फाइलोजेनी का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। चाइना ने जेनी नाम का एक नया वायरस निकाला है और वो उसे कह रहे हैं फैलो जेनी, फैलो। नहीं, ऐसा कोई वायरस अभी नहीं बनाया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। देखो, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हो। देखो, ये कैसा वीडियो मैं बनाया है जिससे आप बच्चे पढ़ेंगे भी और बोर भी नहीं होंगे। ऐसे और भी आपका अगर प्रतिसाद अच्छा रहा, मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा, 9th-10th के लिए भी बनाऊंगा। क्योंकि आपके जो भी सजेशन है इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। अब तो फिलहाल के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे, और इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।